Hi guys, good morning. We'll be starting in a minute. और माय प्लान है कि सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो अपन देखने वाले हैं आज। चलो भाई, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और एक और बढ़िया सा छोटा सा मैकेनिक्स का रिवीजन सेशन देखते हैं। और आज क्या प्लान है अपना? टुडे विल लुक एट द ऑल इम्पोर्टेंट सर्कुलर मोशन अ लिटिल बिट। देखो, वैसे सर्कुलर मोशन में बहुत कुछ होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, लेकिन जनरली from the I'm basing my revision lectures somewhat also on the number of requests that I'm receiving from the students. तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मेरे को मैसेज किया था कि ये जो ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम होती है, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, बड़ी फेमस पुरानी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों का था कि सर ये ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम में थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में ले लें, बिकॉज आई हैड सेंट सम सर्कुलर मोशन असाइनमेंट्स आल्सो। तो उसमें कुछ इसके डिटेल्स थे एंड स्टूडेंट्स वर ऑफ द ओपिनियन कि इसके थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज देखो, ये तो सबको आता है कि एक अगर मान लो ये तीन ट्रायंगल वाला सिचुएशन है, ये तो ऑलमोस्ट इवन मेडिकल के भी जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, उनको भी आजकल रट जाता है कि भाई ये तीनों कॉन्वर्ज पार्टिकल्स कॉन्वर्ज करने में टाइम कितना लेंगे। ये टाइम निकालना तो ऑलमोस्ट आजकल सबको आता है, बहुत सारे लोगों को समझा नहीं होता है, रट भी लिया होता है लोगों ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तो सबको आता है। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इवन मेंस में भी अगर पूछना होगा तो दे आर स्मार्ट एनफ टू नो कि वो आपको टाइम ऑफ कन्वर्जेंस तो नहीं पूछेंगे, वो कुछ इसमें और एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं आपको। और वो क्या पूछ सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं। और बट ऑब्वियसली देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग तो बेसिक सही होती है, तो स्टार्टिंग में तो अपन वही सब देखेंगे, 2-10 मिनट जो चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी अच्छे से। बट फिर अपन धीरे धीरे एनालिसिस को और डीप करने वाले हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको थोड़ा सा पहले रफ आइडिया दे देता हूँ कि अपन क्या निकालने वाले हैं। हम इसमें, ये तो पता ही है सबको कि ये पार्टिकल कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ में जाता है। हम इसमें पार्टिकल का सबसे पहले तो खैर हम भी वही करेंगे कि हम टाइम ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। फिर अपन इसमें बहुत सारी चीजें और निकालने वाले हैं। जैसे आप ये देखो कि जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे पार्टिकल्स होते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटा होता जाता है, और छोटा होता है इनके साथ साथ ये ट्रायंगल टर्न भी करता जाता है। जो फिगर मैंने बनाई है इसमें, इस फिगर में आप खुद ही देख सकते हो कि जो ट्रायंगल था वो इनिशियली था एबीसी। ट्रायंगल छोटा होता जाएगा और घूमता जाएगा। तो टाइम के साथ साथ आप देखो कि ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे ओरिजिनल जो अपना एक्स डायरेक्शन था, ये एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं ओरिजिनली, यहां से ये ट्रायंगल आपका ऐसे रोटेट भी करता जाएगा। एंगल शुरू में थोड़ा सा एक्स एक्सिस से देखोगे तो शुरू से थोड़ा सा कम होगा, फिर बाद में ज्यादा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो वी विल बी इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम ये निकालेंगे कि टाइम टी के ऊपर ये ट्रायंगल कितने एंगल से टर्न कर जाता है, थीटा दैट इज कितना है, ये भी अपन निकालेंगे। या हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये पार्टिकल अगर कर्व पाथ में जा रहा है, तो यू नो वेरी वेल कि हर कर्व का अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आजकल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का बड़ा फैशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे कि एक रोप है, रोप को ऐसे लटका देते हैं, पूछते हैं कि बताओ बॉटम पॉइंट पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। आज से 10 साल पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की खाली एक प्रॉब्लम मिलती थी, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन की होती थी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया है पार्टिकल ने, बताओ टॉप पॉइंट पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। लेकिन
अब ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई है, बहुत सारी चीजों में ये और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोलते हैं। तो वी विल कैलकुलेट मेनी थिंग्स, अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लेके चलते हैं कि क्या क्या अपने को कैलकुलेट करना है। देखो इसमें अच्छा एक चीज और है कि मैं थोड़ा सा रिवीजन लेक्चर से, तो थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि कुछ बेसिक चीजें मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने एटलीस्ट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक बार पूरी फिजिक्स देखी है, तो आपको ये पता होगा कि मैं कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, विच इज अ रीजनेबल थिंग टू एज्यूम, बिकॉज देखो ये रिवीजन लेक्चर्स में मेरा पर्पस भीड़ लगाना नहीं है कि बहुत सारी भीड़ लग जाए और अपन टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं है। बिकॉज देखो बहुत मेंस लेवल की इजी इजी चीजें, भीड़ को हमेशा इजी चीजें बताई जाती हैं, बट माय टारगेट इज, मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 को छोड़ के सारी रैंक्स निकाल चुका हूं। अब वो 1 रैंक निकालनी है, तो मेरा पर्पस भीड़ लगाना नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि कुछ सेलेक्ट लोगों को लेके कुछ अच्छी चीजें बताई जाए जो उस चीज को अप्रिशिएट कर सके। तो ये मैं ऑब्वियसली मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि मैं कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। 3 पार्टिकल्स हैं ए, बी और सी। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर रखे हैं और इक्विलैटरल की ट्रायंगल की साइड लेंथ मान लो L है। ये तीनों ट्रायंगल्स मूव करना तीनों पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं। तीनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी नहीं, तीनों की स्पीड v है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है, तीनों कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। ए हमेशा ऐसे मूव करता है कि ए की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा b के डायरेक्शन में होगी, b की वेलोसिटी c के डायरेक्शन में होगी और c की वेलोसिटी वापस a के डायरेक्शन में होगी। ये तीनों इस तरीके से मूव करेंगे हमेशा, और हमें ये डिटरमाइन करना है कि इनका मोशन कैसा होगा, कितने टाइम में ये कॉन्वर्ज करेंगे, और बाकी डिटेल्स जो होंगी इनकी मोशन की, ये सब अपने को निकालनी है। अब देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे गलत सलत तरीके भी होते हैं। पहले मैं एक थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड मेथड के ऊपर कमेंट करता हूं। जैसे एक मैंने देखा था कि एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, एक सर बता रहे थे अनफॉर्चुनेटली कि वो इस तरह से चल रहे थे कि एक पार्टिकल v ऐसे है, ये v ऐसे है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब, अब इस मेथड को गलत बोलना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि अल्टीमेटली जो सही अप्रोच है वो बहुत इसके जैसी दिखती है, तो इसको गलत एकदम से बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मतलब हद से ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड मेथड था कुछ। तो सी व्हाट दे दिस गाइड डिड वाज कि उसने कहा कि ठीक है ये v है, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, जो दूसरी वाली वेलोसिटी है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व भी नहीं करते, इनफैक्ट दूसरा कंपोनेंट ही नहीं दिखाया था बंदे ने। उसने कहा कि ये जो v है इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos 60 which will be v/2। तो उसने ये बोला बंदे ने कि ये v/2 हो गया, और ये वाली वेलोसिटी v हो गई, जो v रिलेटिव है वो हो गई एक तरह से 3v/2, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देख लो कि ये दोनों जब अगर मान लो हिट करते हैं एक दूसरे को, कॉन्वर्ज करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये डिस्टेंस होगा l, 3v/2 नीचे डालो, 2l/3v कर दो, ये हो गया आपका टाइम टेकन, ये हो गया आपका टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसमें गलती क्या है, क्योंकि आंसर आ जाता है। अच्छा आंसर किसी भी उल्टे सीधे तरीके से निकाल दो तो आदमी शेर हो जाता है कि साहब आंसर तो निकल गया, अब आप क्या बात कर रहे हो इसमें अननेसेसरी। प्रॉब्लम ये है, इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में। पहली बात तो आप ये देखो कि जिस बंदे ने सॉल्यूशन लिखा है इस तरह से, उसने ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं कि भाई इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट का क्या हुआ। बिकॉज अगर मान लो ऐसा ही होता प्रॉब्लम कि एक v से जा रहा है और दूसरा v/2 से जा रहा है, मतलब बंदे ने क्या किया कि प्रॉब्लम को कुछ मोशन इन वन डायमेंशन का प्रॉब्लम बना दिया। तो अगर v और v/2 ही दिए होते तो मैं बिल्कुल मानता कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक दूसरा कंपोनेंट भी है, तो ये अगर मान लो कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, तो ये दोनों पार्टिकल्स तो कन्वर्ज ही नहीं करने चाहिए ना। ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा, ये पार्टिकल की अगर वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स है तो ये टेढ़ा जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखोगे दोनों कंपोनेंट्स लेके, तो ये सिस्टम, तो ये दोनों पार्टिकल्स तो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करने ही नहीं चाहिए। तो देयरफॉर पॉइंट ये है कि अगर इस तरह की कोई अप्रोच से मान लो कहीं आपने इसका कोई सोल्यूशन देखा है, तो ये बिल्कुल ऑनेस्टली बोलो तो ये अप्रोच ठीक नहीं है, बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड और बहुत ही मतलब गलत सी अप्रोच है। हालांकि कई बार मान लो सपोज अगर बैच बहुत अच्छा नहीं होता है, लगता है कि यार बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो लोग इस तरह की अप्रोच करके मामला निपटा देते हैं। लेकिन ये मामला थोड़ा सा निपटाने वाली बात है, बिकॉज बड़ी क्लियर बात है इसमें कि वेलोसिटी के दूसरे कंपोनेंट को तो आपने कंसिडर किया ही नहीं, और दूसरे कंपोनेंट को भी कंसिडर करोगे तो फिर उसकी वजह से ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड ही नहीं करेंगे, बड़े कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एटलीस्ट, इतना ओवर सिंप्लीफाई करना ठीक नहीं है, तो मैं इसको डिलीट ही करता हूँ जो रफ वर्क था।
और ये तो खाली इस हिसाब से था कि इफ समबडी इज थिंकिंग कि सर मेरे को तो 2 लाइन का सॉल्यूशन पता है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ ना कुछ बच्चे जरूर होते हैं जिनको लगता है कि सर हमें तो 1 लाइन का सॉल्यूशन पता है, हमें तो 2 लाइन का सॉल्यूशन पता है, तो आप क्यों इतना जबरदस्ती इसको खींच रहे हो। तो वो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि ये सब ओवर सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस ठीक नहीं होते हैं इसके। अगर आपने ये कहीं देख रखा है तो इसको थोड़ी देर बैक सीट पे डालो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसमें से बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी। जैसे अब जो अपना ओवर सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन था उसमें आप देख लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंगल थीटा ऑफ रोटेशन, ये सब तो आपको कहीं नहीं मिलेगा उसमें। उसमें इन सब की तो बात ही करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो अप्रोच अपन देखेंगे उसमें सारी की सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी देखो अपना सबसे पहला तो काम ये है कि अपन सबसे पहले इसके मोशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पार्टिकल्स मूव कैसे करेंगे, इनका पाथ कैसे होगा, इसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट समझ के देखते हैं पहले तो। सी जैसे ये 3 पार्टिकल्स थे अपने ए बी सी, तीनों बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल्स इधर है। आपको ये गिवन है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं, हमेशा एक दूसरे की पोजीशन की तरफ। तो बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो a क्या करेगा, a स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, b स्टार्ट करेगा c की तरफ और c स्टार्ट करेगा a की तरफ। ये इनकी वेलोसिटी होगी बिल्कुल, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली t इक्वल टू 0 पे देखोगे तो। और उसके बाद dt टाइम बाद और देखो, dt टाइम बाद a इधर पहुंच जाएगा, b इधर पहुंच जाएगा और c इधर पहुंच जाएगा। तो b c को देखेगा, b कहेगा कि यार शुरू में तो आई वाज मूविंग अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन, लेकिन अब ये c आगे पहुंच चुका है, c आगे पहुंच चुका है तो मेरे को भी अब उसके डायरेक्शन में टर्न होना है। तो dt टाइम बाद अगर आप देखोगे तो b थोड़ा सा अंदर के साइड में टर्न होगा। कैसे, b का टारगेट है c को हिट कर, देखो तो b आपका थोड़ा सा ऐसे अंदर टर्न होगा। सिमिलरली आप देख लो a को भी अब b के डायरेक्शन में आना है और c को भी a के डायरेक्शन में आना है। तो ये तीनों थोड़ा थोड़ा अंदर टर्न हो गए बिकॉज इनके जो टारगेट है वो चेंज हो गए। फिर उसके बाद और dt टाइम बाद देखोगे तो यही सब प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। और dt टाइम बाद देखोगे तो a b और c की पोजीशन ये है। अब अगर मान लो b अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही चलता रहता है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। b को अपनी वेलोसिटी रखती है हमेशा c के डायरेक्शन में, तो b को अब अपनी वेलोसिटी थोड़ी सी और अंदर के साइड में टर्न करनी पड़ेगी सो दैट इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द न्यू पोजीशन ऑफ c। और इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। यू विल सी इसमें आपको नोट ये करना है कि b की वेलोसिटी शुरू में तो ऐसे रहेगी, c की ऐसे, फिर अंदर टर्न हुई, फिर और अंदर टर्न हुई, इस तरह से ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अंदर टर्न होती जाएगी, घूमती जाएगी। और इसी को अगर आप सिमेट्रिकली आगे बढ़ाते जाओगे तो आप ये बोल सकते हो कि ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स फाइनली ये जाके कुछ ऐसे कन्वर्ज होगा, ये वाला पार्टिकल जाके कुछ ऐसे कन्वर्ज होगा और ये वाला पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा। अब इसमें कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चला कि ये सेंटर पे ही कन्वर्ज होंगे। तो ये तो सिमेट्री है, फिजिक्स में कुछ चीजें आपकी सिमेट्री से आती है। तो भाई अगर सब कुछ आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली ये सिस्टम आपका कॉन्वर्जेंस पॉइंट सेंटर के ऊपर ही आएगा। तो इस तरह से ये लोग ये तीनों पार्टिकल्स मूव करने वाले। इनफैक्ट देखो अभी हमने ये भी नहीं प्रूव किया है कि ये कॉन्वर्ज करेंगे ही, हमने खाली अप्रोक्सीमेटली ये देखा है कि इनका पार्टिकल कुछ, इनका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से जाके ऐसे अंदर कर्व होता जाएगा, ये हमने अभी तक प्रूव किया है। बाकी कॉन्वर्ज होंगे नहीं होंगे वो भी अपने को अभी प्रूव करना है, तो वो भी देखते हैं आगे। हमने रफली अभी तक खाली थोड़ा सा सिस्टम को समझा है और थोड़ा सा इनके पाथ को स्केच किया है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद इनके डिटेल्ड मोशन को देखने के लिए जो सारी चीजें अपन निकालने वाले हैं वो देखने के लिए अपन और आगे चलते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ठीक है, ये तो ट्रायंगल हो गया अपना। अब आप देखो इसमें तीनों का मोशन होगा वैसे तो, और तीनों का मोशन जैसा भी हो रहा है किसी भी टाइम पे अगर आप देखोगे तो अगर पार्टिकल ए एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो पार्टिकल बी और सी भी उतना सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो बाय सिमेट्री आप ये बोल सकते हो कि किसी भी टाइम पे अगर ए की ये पोजीशन है तो बी और सी की भी सिमेट्रिक पोजीशन होगी। इन अदर वर्ड्स ये अपन 100% बोल सकते हैं कि ये तीनों पार्टिकल्स किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे
हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर ही रहेंगे, ये अपन बोल सकते हैं ऐसे। तो जो मैं ओरिजिनल सॉल्यूशन बोल रहा था, ओवर सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन, वो तो खैर उसमें तो उन्होंने इसका पाथ स्केच भी नहीं किया, उसमें तो उन्होंने दिखाया भी नहीं कि ये चीजें, सिस्टम आपका छोटा होगा, ट्रायंगल हमेशा इक्विवेलेंट इक्विलैटरल रहेगा, वो बहुत सारी चीजों को ओमिट कर देते हैं उसमें। लेकिन अगर आप सारी चीजों को थोड़ा प्रॉपरली लेके चलो तो ये होता है कि एक जनरल टाइम टी पे ए बी और सी कभी भी आप देखोगे तो ये हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर ही रहने वाले हैं, और मान लेते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ होता है जनरल टाइम टी पे, इसको अपन बोल देते हैं मान लो आर, और जनरल टाइम टी पे भी इनकी जो स्पीड है वो तो वी रहेगी, ये भी वी होगी, ये भी वी होगी, और ये भी वी होगी, और डायरेक्शन इनका टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगा, बी का वेलोसिटी सी के अलॉन्ग रहेगा, एंड सो ऑन। तो अब अगर अपन इसकी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं तो देखो, अपन अब ये बोल सकते हैं, इनफैक्ट फिगर को बड़ा ही रहने देते हैं बिकॉज विल बी नीडिंग दिस फिगर। अब इसमें हम सर्कुलर मोशन का वो आइडिया थ्योरी यूज करते हैं जो इस तरह से होती है कि अगर मान लो दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, अब ये चीज ध्यान से सुनना, ये सर्कुलर मोशन की शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मान लो दो पार्टिकल्स ए और बी है, ये मान लो कैसे भी मूव कर रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट पे मान लो ए की वेलोसिटी है वी ए और ये एंगल है थीटा वन, सेम इंस्टेंट पे बी की वेलोसिटी है वी बी और ये एंगल है थीटा टू। और ऑब्वियसली अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ए बी सॉरी जो थीटा वन थीटा टू है या आर है, ये सब चेंज होता जाएगा कंटिन्यूअसली। तो मान लो किसी भी एक इंस्टेंट पे ए और बी की ये वेलोसिटीज है वी ए वी बी, एंगल्स है थीटा वन थीटा टू, और इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो आर। तो सर्कुलर मोशन की एक बड़ी बेसिक थ्योरम होती है कि जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो भी दो पार्टिकल्स आपके मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी को आप ऐसे रिजॉल्व कर लो, इनकी वेलोसिटी को आप आर के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लो ऐसे। ये रिजॉल्व करके मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूं सो दैट देयर इज नो हॉच पॉच। इनकी वेलोसिटी को आप रिजॉल्व कर लो ऐसे, v1 cos थीटा वन और v1 sin थीटा वन। ठीक है, v1 v2 बोल देता हूं इसको, ये v1 है, इसको v2 बोल देता हूं। इन दोनों वेलोसिटीज को आप ऐसे रिजॉल्व कर लो, r के पैरेलल और परपेंडिकुलर। दिस इज v2 sin थीटा टू, v2 cos थीटा टू। कभी भी अगर कोई भी दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हो कैसे भी, उनकी जॉइनिंग लाइन बनाओ, और जॉइनिंग लाइन बनाने के बाद इनकी वेलोसिटीज को जॉइनिंग लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लो ऐसे। तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी ये कहती है, दो पॉइंट्स होते हैं इसमें। थ्योरी ये कहती है कि जो वेलोसिटी के ये वाले कंपोनेंट है, आर के अलोंग वाले कंपोनेंट है, ये आर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन सी कि v2 cos थीटा टू आर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और v1 cos थीटा वन इन दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आर को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो पहला लाइन ये होता है कि v2 cos थीटा टू माइनस v1 cos थीटा वन, ये आपका आर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका dr by dt के बराबर होता है, which is kind of common sense also because you can see ये motion in one dimension जैसी चीज हो गई कि अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, तो v2 माइनस v1 इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी और वो dr by dt के बराबर होगी। तो कुछ कुछ वैसी चीज है एक तरह से। तो वेलोसिटी के ये कंपोनेंट्स आपके r को चेंज करते हैं। और दूसरा, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी के जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं, ये आप ध्यान से देखो, ये इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। जो लाइन ए बी थी, इस लाइन ए बी को टर्न करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मान लो, थोड़ा सा इसको एंगल पे ही दिखाता हूं मैं कि ये लाइन ए बी है और ये अपनी कोई एक्स एक्सेस वगैरह थी ऐसे। तो आप खुद ही देखो कि वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, बी की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये लाइन ए बी को टर्न करने की कोशिश करेगा। और अगर मान लो खाली बी की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो खाली उसकी वजह से टर्निंग होगी। लेकिन अगर ए की भी है, जैसे अगर मान लो ए और बी है, इन दोनों की वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकंड 1 मीटर्स पर सेकंड है, जैसे कोई लाइन है इस तरह से, इसके जो दोनों मॉलिक्यूल्स है साइड वाले, ये दोनों की सेम वेलोसिटी है 1 और 1। तो ये आप ध्यान से देखो कि फिर ये लाइन टर्न नहीं करेगी,
अगर दोनों की वेलोसिटी 1 और 1 है तो ये लाइन आपकी सीधे जाएगी। लेकिन अगर एक की वेलोसिटी 1 है, सॉरी 2 है और दूसरे की 1 है, एक की ज्यादा है और दूसरे की कम है, तब ये लाइन आपकी टर्न करेगी। तो यहां पे भी ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है, इसको v2 इसको v1 बोल देता हूं एक सेकेंड के लिए, तो v2 और v1 का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से कोई भी लाइन टर्न करती है। तो यहां पे जो दूसरी चीज होती है, दूसरा पार्ट होता है थ्योरी का, वो है कि v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1 वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वजह से ये लाइन टर्न करती है। सो दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा या आर डी थीटा बाई डी टी, वेयर डी थीटा बाई डी टी में आप देख लो यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली मैंने जो लाइन ए बी बनाई है ओरिजिनल फिगर में, ये लाइन ए बी बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल जैसी बना दी है। मेरे को ये थोड़ी टेढ़ी बनानी चाहिए थी, बिकॉज लाइन ए बी जो है इसका अगर कहीं एक्स एक्सिस या किसी भी एंगल किसी एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमेशा किसी भी लाइन को रोटेट करते हैं और वेलोसिटी के जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो इसका लेंथ को चेंज करता है। और इस तरह से सर्कुलर मोशन की दो पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन की या दो पार्टिकल्स के रिलेटिव सर्कुलर मोशन का ये बड़ा एक बेसिक सा फंडा होता है, बड़ी बेसिक सी एक समरी होती है विच वी विल बी रिक्वायरिंग हियर। तो ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, जो मैंने थ्योरी बताई है इसको मैं अभी यूज करने वाला हूं। तो इसमें एक बार अगर किसी को कोई डाउट है तो थोड़ा पूछ लो। ओके, कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं इसमें, why have you written r along with, हाँ ठीक है, थीटा एंड डी थीटा, ठीक है, बात सही है। देखो ये मैंने आपकी इक्वेशन में यूज करी है। आपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा कि अगर कोई पार्टिकल सिंपली सर्कुलर मोशन करता है, ये रेडियस r है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो सर्कुलर मोशन में देखा होगा आपने v इक्वल टू आर ओमेगा, या v इक्वल टू आर ओमेगा मतलब डी थीटा बाई डी टी। ये इक्वेशन मैंने यूज करी है क्योंकि जो सिंपल सर्कुलर मोशन होता था उसमें जो सेंटर में पॉइंट होता था इसकी वेलोसिटी 0 होती थी, और सेंटर के रिलेटिव ये जो पार्टिकल घूम रहा होता था उसकी वेलोसिटी v होती थी। और ध्यान से देखो कि ये जो वेलोसिटी v है ये और कुछ नहीं है, ये r के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। तो इसको मैं फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो सर्कुलर मोशन में अपन ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सिंपल सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो ये वाली वेलोसिटी होती है वो तो r के परपेंडिकुलर ही होती है, कोई पैरेलल कंपोनेंट होता ही नहीं है उसमें, तो अदरवाइज मोशन सर्कुलर रहेगा ही नहीं। तो सिंपल सर्कुलर मोशन में अपन ने देखा था v इक्वल टू आर ओमेगा। ये वही चीज मैंने यहाँ पे यूज कर ली है कि यहाँ पे भी अगर हम वेलोसिटी के ये वाले कंपोनेंट्स को एक सेकंड के लिए नेग्लेक्ट कर दें, पैरेलल वाले कंपोनेंट को, खाली ये कंपोनेंट्स को देखें, तो ए के रिलेटिव, ए को अगर स्टेशनरी कर दो तो ए के रिलेटिव बी की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में वो हो जाएगी v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1, ये वेलोसिटी हो जाएगी बी की। और ये वेलोसिटी अगर आप ए को स्टेशनरी कर दोगे तो ए के रिलेटिव बी एक तरह से सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो मैं v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकता हूं। और कई बार बच्चे इसमें गलती करते, कहते हैं सर v इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी कर देंगे खाली, तो ये तो आप देख लो ये करते होगे तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा ना। स्पीड जो है ये मीटर्स पर सेकेंड है और डी थीटा बाई डी टी करोगे तो ये रेडियंस पर सेकेंड हो जाएगा, तो ये चीज तो आपकी डायमेंशनली गलत हो जाएगी, तो ये नहीं करना है। अपन ने यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा एक तरह से यूज करी है, ये बात है। और लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर डाउट। और ऑलमोस्ट डन, ठीक है, छोटे मोटे कुछ माइनर से पॉइंट्स और हैं बट ठीक है, आई थिंक वी कैन सर्वाइव विद देम। तो कमिंग बैक, ये एक आइडिया है सर्कुलर मोशन का जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और अभी इसको अपन यहाँ पे लगाते हैं। शुरू में तो अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, उससे अपने को ये मिल जाएगा कि ये ट्रायंगल छोटा कैसे होता जा रहा है, मतलब हमें r की वैल्यू मिल जाएगी एट टाइम t फर्स्ट वाली इक्वेशन से, और सेकेंड वाली इक्वेशन से अपन कुछ और थीटा बीटा निकालने की आगे कोशिश करेंगे। बट ये दोनों इक्वेशंस अपनी आगे यूज होने वाली हैं। और ये जो थ्योरी मैंने साइड पे बताई है, ये थ्योरी आपने सर्कुलर मोशन में जरूर देखी होगी, लेकिन
ये जो चीज लिखी है मैंने सर्कुलर मोशन की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि दो पार्टिकल्स के का कोई भी अगर जनरल मोशन भी होता है जिसमें आर, अगर आर कांस्टेंट होता है तो सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन अगर आर चेंज हो रहा है तो ये जनरल मोशन को आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ये मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको अच्छे से यहाँ पे स्टोर भी कर देता हूँ सो दैट यू कैन यूज इट लेटर ऑन ना। अब इसको अपन लगाते हैं यहाँ पे, तो देखो हमें पता है कि एक जनरल टाइम टी पे मान लो पार्टिकल ए इधर होगा, हमने इसको शायद बी बोला था, बी बोल देते हैं इसको, और सी इधर होगा। हमें पता है कि बी की वेलोसिटी जो है वो प्योरली सी के डायरेक्शन में है और सी की वेलोसिटी यहां से 60 डिग्रीज एंगल के ऊपर ऐसे है। तो 60 डिग्री एंगल वाली वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व कर लेता हूं v√3/2 और v/2, ऐसे मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं। और ओरिजिनल वेलोसिटी जो थी इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से सो दैट द फिगर डज नॉट लुक ओवर क्राउडेड। तो जो सी था, सी की वेलोसिटी के ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं इस तरह से। अब आप देखो कि इनके बीच में अगर एक डिस्टेंस जनरल टाइम पे डिस्टेंस r है, तो अब अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के जो r के पैरेलल वाले कंपोनेंट है ये r को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर v पैरेलल आपको चाहिए तो v पैरेलल हो जाएगी एक तरह से 3v/2। और यू कैन इजीली सी कि अगर b के रिस्पेक्ट में देखोगे तो b के रिस्पेक्ट में c की जो वेलोसिटी होगी, पैरेलल वाली वेलोसिटी होगी, वो आउटवर्ड नहीं होगी, वो इनवर्ड होगी। तो देयरफॉर ये जो वेलोसिटी होगी 3v/2 ये r को कम करने की कोशिश कर रही है। और अगर कम करने की कोशिश कर रही है तो इसको अपन -dr/dt लिखेंगे। ये हो जाएगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। और इनफैक्ट इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आराम से आपको r मिल जाएगा। तो इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो, तो यू विल हैव dr इज इक्वल टू -3v/2 इंटू dt। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमें पता है कि t इक्वल टू 0 के ऊपर r का वैल्यू था l, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था शुरू में वो था l। और हमें ये चाहिए कि कितने टाइम बाद, मान लो t0 टाइम पे ये कन्वर्ज करने वाले हैं। तो t0 टाइम पे r का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब कन्वर्ज होंगे तो ये r का वैल्यू 0 हो जाएगा। इनफैक्ट आप ये भी देखो कि हम ये भी प्रूव कर रहे हैं कि ये कॉन्वर्ज करेंगे, बिकॉज अगर कभी कॉन्वर्ज नहीं करते हैं तो फिर t का वैल्यू इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आ जाना चाहिए लेकिन वैसा कुछ आएगा नहीं अभी देखना। तो बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा r फ्रॉम l टू 0, राइट हैंड साइड हो जाएगा 3v/2 इंटू टी फ्रॉम 0 टू t0। बस इसमें लिमिट्स भी डाल दो तो यू विल हैव -l इक्वल टू -3v/2 इंटू t0। तो रिजल्ट वही आ जाएगा जो पुराना रिजल्ट पता ही अपने को, लेकिन ये अपने पास आ जाएगा टाइम ऑफ कन्वर्जेंस, दैट्स वन थिंग। या अगर मान लो सपोज अपने को ये भी निकालना है कि इनके बीच में एक जनरल टाइम टी पे कितना डिस्टेंस था, तो वो हमारा ऊपर आ चुका है। अगर ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की लिमिट्स वगैरह थोड़ी सी चेंज कर दो। अगर आपको ये चाहिए कि इन पार्टिकल्स के बीच में जनरल टाइम टी पे क्या डिस्टेंस था, तो लिमिट्स चेंज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा r। अगर आप इसकी लिमिट्स चेंज कर दो, शुरू में तो डिस्टेंस l ही था और एक जनरल टाइम टी पे मान लो इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल r हो जाता है। तो जनरल टाइम टी पे अगर इनके बीच में डिस्टेंस मान लो है स्मॉल r, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा r माइनस l इज इक्वल टू 3v/2 माइनस एंड t। वही सेम चीज ही है एक तरह से। तो r हो जाएगा आपके पास l माइनस 3v/2 इंटू टी। देखो ये तो बिल्कुल बच्चों वाले रिजल्ट हैं जो वैसे भी लोग सही गलत किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं। और तो ये अपने पास आ जाता है एक तरह से कि एक टाइम ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, दूसरे स्टेप में अपन ने निकाली है कि जनरल टाइम टी पे इनके बीच में डिस्टेंस आर कितना होगा। और अभी भी आप देखो, अभी भी इस स्टेज तक भी कई स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सर ये सब बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हो आप,
इंटीग्रेट वगैरह करो, लेकिन हम तो इस बिना इंटीग्रेट किए इसको एक लाइन में निकालना जानते हैं। तो अभी थोड़ी देर और आप वेट करो कि कुछ आइडिया तो मैंने दे दिया था आपको कि वो एक लाइन वाला जो मेथड है वो ओवर सिंप्लीफाइड क्यों है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अभी फीलिंग नहीं आती है कि अपन ने इसमें नया क्या सीखा। लेकिन अब अपन आगे जो देखने वाले हैं उसमें अब आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये लेक्चर अटेंड करने का फायदा क्या है और अपन नया क्या सीखने वाले हैं। बिकॉज जो बंदा इस प्रॉब्लम को वन डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करता है वो अब इसके आगे नहीं जा सकता, वो बस खाली ये 1 या 2 इक्वेशन निकाल के रुक जाता है। लेकिन अब अपन और आगे जाएंगे। सी अभी तक अपन ने ये v वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस अभी अपन ने नहीं देखा है। हमें पता है कि जो ये सिस्टम रोटेट करता है, टर्न करता है, वो ये v√3/2 की वजह से टर्न करेगा। तो अब सेकंड पॉइंट पे अपन ये निकालने वाले हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। सेकंड पॉइंट अपन आगे अब ये निकालने वाले हैं कि हमें पता है कि ये ट्रायंगल टाइम के साथ साथ छोटा भी होता जा रहा है और घूमता भी जा रहा है। तो अब अपना अगला टारगेट ये है दैट वी विल कैलकुलेट कि जनरल टाइम टी पे ये एंगल थीटा कितना होगा, ये अपन निकालने वाले हैं। ये अपना अगला टारगेट है और ये ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच से निकालना पॉसिबल नहीं है। वो इसी तरीके से निकलेगा जब आप प्रॉपर सर्कुलर मोशन को लेके चलोगे तब ये चीज निकलेगी। तो नेक्स्ट इसके आगे अपना प्लान है कि वी विल कैलकुलेट दिस कि ये जो लाइन बी सी है, ये ओरिजिनली आप देखो, ओरिजिनली द लाइन बी सी वॉज लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, लेकिन जनरल टाइम टी के ऊपर देखोगे तो लाइन बी सी आपकी ऐसे हो जाती है। तो ये लाइन बी सी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल पे रोटेट कर जाएगी, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस थिंग। और ये हमें पता है कि जो रोटेशन होता है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होता है। तो अब जरा इधर वापस आते हैं। ये जो अपनी फिगर थी ये वाली, इसमें जो थीटा चेंज हो रहा है, ये थीटा आपके वेलोसिटी के इस वाले कंपोनेंट की वजह से चेंज होगा। तो अब इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं अलग से। देखो ये अपन ने देखा था वो फिगर जो ऊपर बनाई थी, जैसे ड्रॉ इट अगेन में भी, ये ओरिजिनल अपनी लाइन थी जिसको अपन एक्स एक्सेस या जो भी बोलना चाहो बोल दो। एक जनरल टाइम टी के ऊपर बी और सी के बीच में डिस्टेंस आर था और बी की वेलोसिटी तो ऐसे थी, सी की वेलोसिटी इधर थी v/2 और ये वाली वेलोसिटी थी v√3/2। तो अभी अपना अगला स्टेटमेंट ये है कि ये बी और सी सिस्टम की वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है v√3/2 और ये कंपोनेंट होता है आर ओमेगा के बराबर। इन अदर वर्ड्स कि अगर आप बी के ऊपर बैठ जाओ तो आपको ये दिखेगा कि सी दो काम कर रहा है। सी एक तो मेरी तरफ आ रहा है v/3v/2 वेलोसिटी से, अगर बी के ऊपर बैठोगे तो बी को ऐसा दिखेगा कि सी मेरी तरफ आ रहा है 3v/2 से और साइड में रोटेट कर रहा है v√3/2 से। देखो अगर आप बी के ऊपर बैठते हो और आपको ये दिखता है खाली कि v√3/2 वाली वेलोसिटी होती है किसी और प्रॉब्लम में, मान लो जो एक्चुअल सर्कुलर मोशन होता है उसमें खाली ये होता है, जो एक्चुअल लीनियर मोशन होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है, उसमें खाली ये होता है। लेकिन अगर ये ऑरेंज और ये व्हाइट वाले दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो ऑरेंज वाले कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल अंदर आएगा और व्हाइट वाले कंपोनेंट की वजह से वो घूमेगा। तो अगर बी के रेफरेंस फ्रेम में देखोगे या बी के रिलेटिव देखोगे तो आपको सी की वेलोसिटी या सी का मोशन इस तरह से दिखाई देगा। ये ओवरऑल मोशन दिखाई देगा जो भी मैंने स्पाइरल टाइप का बनाया है ऐसे। अगर बी के ऊपर बैठ के देखोगे तो बी को सी का मोशन इस तरह से दिखाई देगा और इसमें जो v√3/2 वाला कंपोनेंट है ये इसको घुमाता है और 3v/2 वाला जो कंपोनेंट है वो इस डिस्टेंस r को कम करता है। अगर 3v/2 वाला कंपोनेंट नहीं होता तो ये प्योर सर्कुलर मोशन होता और अगर v√3/2 वाला कंपोनेंट नहीं होता तो ये प्योर वन डायमेंशनल या लीनियर मोशन होता। लेकिन ये वन डायमेंशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को कंबाइन कर दोगे तो आपको ये ओवरऑल मोशन मिलता है, ये बात है। बट चलो ये स्पाइरल वगैरह बना के तो चीजें और खतरनाक लगने लगती है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होता है कि इससे अपन क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी और क्लियर होती है। अब आगे देखते हैं।
हमें अब इतना पता है कि हमें इस वेलोसिटी की अब 3v/2 कंपोनेंट का आपको यूज नहीं करना है, इसका तो अपन यूज कर चुके हैं। हमें यूज करना है इस वाले कंपोनेंट का। तो अब इसको देखो, इसका यूज करते हैं। हमें ये पता है कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तो आधा लिख के छोड़ दिया था मैंने, इसको पूरा लिखता हूँ। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट r d थीटा बाई dt के बराबर होता है, और ये कंपोनेंट है v√3/2। तो बस इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे। d थीटा इज इक्वल टू v√3/2 इंटू 1/r, r को भी इस साइड लेके जाते हैं, और dt। सी हमें अगर ये निकालना है कि टाइम t के ऊपर ये थीटा कितना है, टाइम t पे ये ट्राइंगल कितना टर्न कर जाएगा, अगर ये थीटा निकालना है तो मैं ये जो इक्वेशन दिख रही है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने में आप देख लो कि एक तो मेरे को r को भी पुट करना होगा। ये जो मैंने इक्वेशन निकाली थी 2, ये जो चीज थी, ये r को भी अपन यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। ये हमारा आगे का गेम प्लान है। सी प्रॉब्लम में जो समझने वाली बात थी वो हो चुकी है पूरी खत्म। आगे सिर्फ कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है। तो इसको अपन इंटीग्रेट करने वाले हैं। v√3/2 तो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा। अब ये r आप देख लो, r की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है ये मैं नीचे लेके आता हूं, L-3vt/2। ये आपकी r की वैल्यू है, ऊपर है dt। इसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट या लिमिट जो भी होगी वो मैं बाद में लगा दूंगा, बट अभी इसको पहले तो इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी आप देख लो, इंटीग्रेशन आपको आता ही है। ऑल्दो 11th में थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी एक बार बताना ही पड़ता है। तो एक बार आप देख लो कि ये dt है और नीचे t है, तो ये 1/x वाला फॉर्मेट है। तो आपको पता ही है कि 1/x dx का इंटीग्रल हो जाता है ln x। तो अपन ये यूज करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे t के सामने भी ये कुछ तो 3v/2 इस तरह से है। तो जनरलाइज फॉर्मूला आप याद करो क्या होता था, कि अगर डिनोमिनेटर में खाली x नहीं होता था, अगर डिनोमिनेटर में ax प्लस b होता था, तो इसका इंटीग्रल होता था ln ax प्लस b, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे। तो x का कोएफिशिएंट है a, इससे अपन डिवाइड करते थे। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता था विच वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो ये रिजल्ट अपन यूज करते हैं। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका फाइनली ln L-3vt/2, और ध्यान से देखो क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है -3v/2, तो इससे आप इसको डिवाइड कर दो, और बस इसके बाद आगे सॉल्व कर लो। तो v/2 या कुछ तो कैंसिल भी हो रहा है, तो इफ यू कैंसिल एंड सॉल्व, ये आपके पास कुछ तो आ जाएगा RHS। LHS तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटीग्रल डी थीटा करोगे तो इंटीग्रल डी थीटा तो सिंपली थीटा हो जाएगा। सो जस्ट कॉपी इट हियर, दैट्स द थिंग एब्सोल्युटली। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे इंटीग्रेट। और अब लास्ट में मैं लिमिट्स डाल देता हूं। आपको अगर लिमिट्स अच्छी नहीं लगती है तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट से भी निकाल सकते हो, एक ही बात होती है। तो लिमिट्स आप डाल दो। देखो ये जो लाइन BC थी, थीटा क्या है फिगर में, अभी थीटा का मतलब है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वहां से ये एंगल थीटा जो होगा, ये अपना इसको अपन थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 के ऊपर तो C पॉइंट आपका इसी लाइन पे था, तो t इक्वल टू 0 पे तो थीटा 0 था, और जनरल टाइम t पे थीटा कितना है ये अपने को निकालना है। तो अगर लिमिट्स डाल दोगे तो LHS हो जाएगा थीटा, और RHS अगर आप देखते हो तो RHS हो जाएगा, अगर t डालते हो तो ln L-3vt/2, और अगर 0 डालते हो t इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा ln के साथ खाली l। तो log a माइनस log b आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ये आपका कुछ रिजल्ट आ जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट देयर।
ऑल्दो अब ये लास्ट के जो कैलकुलेशंस है ये तो सब वैसे हैं जो आपको खुद ही करने हैं। तो फाइनली आपको और चाहिए तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। यू कैन सी कि बाहर ये माइनस साइन है, तो बाहर वाला जो ये आपका माइनस साइन होता है, इस माइनस साइन को भी आप अंदर ले जा सकते हो, लॉग को उल्टा कर सकते हो, तो वो सब मैं छोड़ देता हूँ, तो आप कैलकुलेशंस कर लेना और फाइनल आंसर जो आएगा वो मैच कर लेना। बट वी आर ऑलमोस्ट लाइक 99% डन। तो हमें ये मिल जाता है अब इसमें सब कुछ करके कि ये ट्रायंगल छोटा हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ ट्रायंगल अगर रोटेट कर रहा है तो ये टाइम टी पे कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, ये हमने निकाल लिया है। और अब आप खुद ही देखो कि ये आपके किसी भी शॉर्टकट से पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिंपली ये कर देते हो कि ये v हो गया और ये v/2 हो गया, तो 3v/2 करके एक लाइन में आंसर निकाल दिया, उससे ये डिटेल्ड एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट और भी अपन बहुत कुछ निकालने वाले हैं जो प्रॉपर सर्कुलर मोशन की थ्योरी से ही आएगा और इधर उधर करके वो चीजें नहीं आती हैं। तो ये आपका आइडिया है पूरा। अभी देखते हैं इफ एनीबॉडी इज आस्किंग एनीथिंग हियर। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि हमने b की परपेंडिकुलर वेलोसिटी को कुछ सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज b की परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी ही नहीं। वन पर्सन इज आस्किंग कि हमने जो ओरिजिनल थ्योरी लिखी थी उसमें तो अपन ने बोला था ना कि इन दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो, अपने क्वेश्चन में b की वेलोसिटी तो पूरी इस डायरेक्शन में है, जो c पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी एंगल पे थी, तो उसकी अपन कंपोनेंट लेते थे, लेकिन b की वेलोसिटी तो पूरी 100% इसी डायरेक्शन में है, सो देयर विल नॉट बी एनी नीड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो दैट इज वन थिंग। और chalo, people again are now messaging. See, one good thing about 11th standard students is that they are very enthusiastic. If they like something, they express it. तो बहुत सारे बच्चे जब लिख के बोलते हैं कि हाँ सर मजा आया, बत्ती जली, what do you mean by बत्ती जली, लेकिन and so on, like, तो it feels good. टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो चमका, बिल्कुल चमका is also a very common word which we used to, chamka is a word which we used to use a lot when we were in IIT Bombay. chamka word बड़ा चलता था, crystal clear and finally clear हुआ and this and that. So चलो, I think these things are good. अच्छा, बाकी अगेन आई विल रिपीट कि ये जो मैं आपको देखो, ये जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं इसके इनमें मेरे पास खाली 1 घंटे का टाइम होता है कुछ आपको कन्वे करने के लिए। थोड़ा बहुत मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बाद में, वो अलग है, लेकिन इसीलिए मैं इन रिवीजन लेक्चर्स में थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ। बिकॉज अगर मैं बिल्कुल वही बेसिक बेसिक मेंस लेवल की चीजें करता रहूंगा तो फिर एक तो नंबर 1 इन लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और दूसरे थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ इस वजह से भी क्योंकि आपके पास ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं भेजने वाला हूँ। तो अगर कुछ चीजें एक बार में क्लियर नहीं होती है तो आप उसको 2-3 बार रिकॉर्डिंग देख के चीजें और क्लियर कर सकते हो। तो रादर देन डूइंग दिस कि बिल्कुल धीरे धीरे जाओ, एक एक चीज को बार बार रिपीट करता रहूं और उस चक्कर में आपको सब कुछ समझ में तो एक बार में ही आ जाए लेकिन इतनी सी चीज कवर हो, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा फास्ट जाओ और एक आध पॉइंट अगर आपका इधर उधर भी होता है तो वो आप रिकॉर्डिंग देख के दोबारा समझ सकते हो, मुझसे लेक्चर के बाद पूछ भी सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्यादा पॉइंट्स कवर होंगे तो मेरे एक्सपर्टीज का आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलो, ये तो अपन ने निकाल लिया। अभी कहां तक पहुंचे अपन? अभी अपन यहां तक पहुंचे कि ये सिस्टम में जनरल टाइम टी पे अब हमें ट्रायंगल के बारे में सब पता चल गया। हमें ये तो पहले ही पता था कि ट्रायंगल जब छोटा होगा तो उसका आर कितना होगा टाइम टी पे, ये हमें पहले ही पता था। अब हमें ये भी पता चल गया कि छोटा होने के साथ साथ ये कितने एंगल से घूम जाएगा, ये भी अपन ने निकाल लिया। अब और देखते हैं। मैं अब इसमें आपको एक क्वेश्चन अपने साइड से देता हूं। लेट मी सी इफ यू कैन सॉल्व समथिंग एंड गेट मी समथिंग हियर। देखो, आपको ये पता है कि ये पार्टिकल्स कर्व पाथ पे जा रहे हैं कुछ, तो ऐसे जो भी पाथ है इसका, ये पाथ आपका कर्व पाथ तो है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है पार्टिकल की, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब आप याद करो कि हमने देखा था कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दैट मींस अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी डायरेक्ट आपका एक्सेलरेशन आएगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो फिजिक्स की थ्योरी के हिसाब से
इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा, एंड माय क्वेश्चन इज कि ये एक्सेलरेशन कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिख लो इसका, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है फाइंड एक्सेलरेशन। खाली एक्सेलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ये नीचे जो थ्योरी मैंने लिखी हुई है ये आपको नहीं पढ़नी है, ये तो खाली वो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे उधर से कॉपी पेस्ट कर दिया है क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अपना अब नेक्स्ट टारगेट है कि अपने को इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम t। नाउ ये देखते हैं कि ये किस तरह से करेंगे पहले। तो आई थिंक आई शुड गिव यू सम टाइम। चलो, very nice. I have some answers here as well. That's good. Rijul has given me an answer. Dhruv also has given me an answer. Very good, guys. और दोनों के आंसर थोड़े थोड़े डिफरेंट है शायद, हाँ थोड़े से नहीं शायद सेम भी है, देखते हैं। Soham also has an answer for me. That's good. Let me just check the answer also. क्या आंसर था एक बार देखता हूँ मैं भी। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। गाइस, यू हैव गिवन मी एन आंसर, दैट्स गुड। बट आंसर में देखना ध्यान से, कहीं ना कहीं एक √3 आएगा। जस्ट मैं आंसर बता नहीं रहा हूँ बिकॉज बता दो तो कई बार बंदे वही आंसर कॉपी पेस्ट मार देते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर दैट यू वोंट डू दैट, बट स्टिल। तो आंसर में ध्यान रखना, एक आंसर में कुछ √3 वगैरह आएगा कहीं ना कहीं। सो एक बार फिर भी मैं अपना आंसर फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, √3 तो आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑल द आंसर्स दैट यू हैव गिवन मी, इसमें मेरे को हाँ एक √3 तो दिख रहा है एक बंदे के आंसर में। सोहम ने जो आंसर दिया इसमें √3 तो दिख रहा है, दैट्स गुड। तो बाकियों में अभी √3 नहीं दिख रहा है। सो गुड दैट यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बिकॉज ये चीजें आसान नहीं है। आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। और बाकी आंसर्स मेरे को 2-4 और आए हैं। सोहम के आंसर में भी एक √3 है, और अच्छा एक बंदे ने आंसर में √3 सिंपली शायद मल्टीप्लाई कर दिया है, आई डोंट नो। एक मिनट जरा चेक करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, एक बंदे के आंसर में पहले 3 था, मेरी बात सुन के उसने √3 कर दिया। तो अब देखते हैं, चलो देखते हैं, दैट आंसर माइट बी करेक्ट। ठीक है, गुड। देखो, चलो विदाउट वेटिंग मोर, जब तक आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो तब तक एक छोटी सी चीज अपन देखते हैं साइड बाय साइड। ये जो क्वेश्चन है, इस मतलब ये जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, जो एक्सेलरेशन अपन निकाल रहे हैं एट टाइम t, थर्ड वाला जो पार्ट है, इसमें एक छोटा सा पुराना वेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगेगा, वो मैं थोड़ा पहले आपको रिवाइज करवा देता हूं, बिकॉज ये चीज कई बार बच्चे भूल जाते हैं, वेक्टर्स का एक रिजल्ट जो है।
देखो वेक्टर्स में आपने देखा होगा कि किसी भी वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरा उसका डायरेक्शन भी होता है। अगर आपको वेक्टर को चेंज करना है तो आप मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकते हो या उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो किसी पार्ट कोई वेक्टर था, उसकी वैल्यू शुरू में 2 थी और थोड़ी देर बाद मैं उस वेक्टर की वैल्यू को 5 कर देता हूं। डायरेक्शन सेम रखता हूं लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 से 5 कर देता हूं, तो आपको पता है कि जो चेंज इन वेक्टर होगा वो हो जाएगा एक तरह से 3 यूनिट्स। दैट्स वेरी इजी। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं कि कोई वेक्टर है, उसकी वैल्यू 3 थी, मैं उसकी वैल्यू 3 रखता हूं लेकिन उसके डायरेक्शन को ऐसा कर देता हूं, मतलब ये वेक्टर का इनिशियल डायरेक्शन था, ये वेक्टर का फाइनल डायरेक्शन है और मैंने इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा है, डायरेक्शन चेंज कर दिया है। आपको पता है कि उस केस में भी वेक्टर चेंज होता है और हमें ये पता है कि जो वेक्टर के अंदर चेंज होगा, सी चेंज इन वेक्टर का मतलब होगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। अब आप खुद ही देखो कि फाइनल वेक्टर आपका ये वाला है, इनिशियल वेक्टर ऐसा नीचे वाला था। फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल को अपन इसी तरह से, जो ऑरेंज वेक्टर मैंने बनाया है, ये वाला जो वेक्टर है, ये होता है आपका चेंज इन वेक्टर। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखोगे या पैरेललोग्राम के हिसाब से देखोगे, पैरेललोग्राम में आपको देख याद होगा कि ये दो वेक्टर्स होते थे, तो ये इनका सम होता था और जो दूसरी डायगोनल होती थी ये इनका डिफरेंस होता था। तो देयरफॉर अगर आपको किसी भी वेक्टर का खाली आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो डायरेक्शन चेंज करने से भी वेक्टर चेंज हो जाता है। और उसको अपन फिगर अगर आप देखोगे तो फिगर अपन इस तरह से बना के देखते हैं। अब ये सब तो सिंपल सिंपल बातें थी, ये सब तो खैर याद भी रहती है, इनफैक्ट ये तो बच्चे पढ़ते भी है और ये भूलते भी नहीं है कभी, ये तो आपको याद होगी। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट था, इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता था कि इसमें अगर आप थोड़ी सी कैलकुलस भी मिला दो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो फिजिक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे यूज होता है। वो ये है, इसको अपन इसकी इसकी हेडिंग देते हैं कि चेंज इन वेक्टर ड्यू टू इनफाइनेटिसिमल रोटेशन ऑफ वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा होता है और ये सुनने में शुरू शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये फिजिक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे जगहों पे, अच्छे अच्छे डेरिवेशंस में, प्रॉब्लम्स में यूज होता है। अपन एक बहुत सिंपल सी बात करेंगे कि ये आपने देखा है कि अगर जैसे जो नीचे वाली फिगर में जिस पे कर्सर घुमा रहा हूं, कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर देते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं बाय द एंगल थीटा, तो उसके अंदर जो चेंज होता है उसको अपन इस फिगर से दिखा सकते हैं। इसी का एक स्पेशल केस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये थीटा जो है, ये थीटा स्मॉल हो, डी थीटा हो बिल्कुल, उस केस में ये चेंज कितना होता है ये अपन निकालने वाले हैं और ये अपने को अच्छे से बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखो, अब ये एंगल चाहे थीटा हो या डी थीटा हो, रिजल्ट तो वही रहेगा। जो ये ग्रीन वेक्टर अभी मैंने बनाया है, ये ग्रीन वेक्टर हो जाएगा चेंज इन वेक्टर वी। और बाकी अगर ये एंगल इनफाइनेटिसिमल हो तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। यू कैन सी कि अगर ये एंगल इनफाइनेटिसिमल है तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो सिचुएशन बनेगी ये कुछ कुछ सर्कल जैसी सिचुएशन हो जाएगी। आपको ग्रीन वाले वेक्टर की लेंथ चाहिए तो आप ये बोल सकते हो कि एक सर्कल की जो आर्क की लेंथ होती है वो कितनी होती है। अगर रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो आर्क की लेंथ हो जाती है आर थीटा। और अगर ये एंगल इनफाइनेटिसिमल है तो आर्क की लेंथ देखोगे या कॉर्ड की लेंथ देखोगे, दोनों सेम ही होती है अप्रोक्सीमेटली। तो देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि जो ग्रीन वाले वेक्टर की लेंथ होगी, ग्रीन वाले वेक्टर की लेंथ का मतलब है कि ये चीज मॉड, ग्रीन वाले वेक्टर की जो लेंथ होगी ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। और रेडियस का मतलब क्या है? रेडियस का मतलब होता है कि ये वाला जो लेंथ है, ये जो कर्सर से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये रेडियस है। और दिस मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा कर दूंगा तो मेरे को ये ग्रीन वाले वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। तो रेडियस इज नथिंग बट अपने वेक्टर v का जो मॉड होगा वो। और इस तरह से आप निकाल सकते हो कि कभी भी किसी भी वेक्टर को अगर मैं इनफाइनेटिसिमल एंगल से रोटेट करूंगा तो इसके अंदर जो चेंज होता है उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से आता है
और इसका डायरेक्शन भी आप देख लो, इनफैक्ट डायरेक्शन भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसका अगर डायरेक्शन चाहिए तो आप देख लो डायरेक्शन भी, डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन ऐसा ये वाला डायरेक्शन है, और अगर ये वाला एंगल डी थीटा है तो आप खुद ही देख लो कि ये जो दोनों एंगल्स होंगे, जिसको मैं अभी 90 डिग्री से मार्क कर रहा हूं, ये जो दोनों एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स वैसे किसी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला एंगल टेंडिंग टू जीरो करोगे तो ये वाले जो दोनों एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री टेंड कर जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, जो ओरिजिनल वेक्टर था आपका, ये ओरिजिनल वेक्टर था, सॉरी वेक्टर ही गायब हो गया, ये ओरिजिनल वेक्टर था, तो जो चेंज इन वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन अपने ओरिजिनल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड आर डी थीटा टाइप्स आएगा, मतलब वी डी थीटा टाइप्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूं यहां पे, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी और मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू वी डी थीटा। ठीक है, मैं पूरा ये नहीं लगा रहा हूं, ये करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट अपने को पता ही है कि सिंपल वी लिख देता हूं तो उसका मतलब हो जाएगा मॉड वी, एक तरह से। चलो लिख ही देता हूं, बिकॉज अब आप उतना डरते तो हो नहीं वेक्टर से। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है जो फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में यूज होता है, कि कभी भी किसी वेक्टर को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड चेंज तो सबको पता होता है कि मैग्नीट्यूड अगर आप चेंज करोगे तो चेंज इन वेक्टर सिंपली डीवी हो जाएगा, ये तो सबको ही पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो जो चेंज होता है वो वी डी थीटा होता है, और जो डायरेक्शन आता है डेल्टा वी का, वो आपका परपेंडिकुलर टू वी होता है। जैसे आप याद करो कि इसका सबसे पहला एप्लीकेशन अपन करते थे सर्कुलर मोशन में, इफ यू रिमेंबर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन होती थी। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन एग्जैक्टली इसी रिजल्ट से आती है, बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगी अगर आप ये रिजल्ट यूज करोगे तो। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन अल्टीमेटली कैसे डिराइव करते थे, बड़े सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक सीधा सा तरीका ये है कि आप इसको यूज कर लो। अगर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड v से सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का रेडियस r है, पार्टिकल अपना कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो अब आप देखो कि मान लो ये टाइम t के ऊपर इधर रहेगा और dt टाइम बाद ये मान लो dt टाइम में ये d थीटा एंगल कवर कर लेता है dt टाइम में। तो यू नो वेरी वेल कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है तो इसकी स्पीड दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो v वेक्टर है, इस v वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो चेंज होता है, भाई सी v वेक्टर इज द वेक्टर दैट इज चेंजिंग हियर, और v वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा r d थीटा, r d थीटा मतलब v d थीटा। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा v d थीटा, और अगर इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो अपना एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v d थीटा डिवाइडेड बाय dt, विच इज v ओमेगा, विच इज लाइक ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर बाय r, एक लाइन में आ जाता है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, dv वेक्टर का जो डायरेक्शन होता था वो किधर होगा, वो आपका ट्रायंगल लॉ से आप देख लो, ट्रायंगल लॉ से आप देख लोगे तो हमें वैसे ही पता है कि वो v वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। अब v वेक्टर है टेंजेंट और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है रेडियस, तो जो dv वेक्टर का डायरेक्शन है वो रेडियस के डायरेक्शन में आएगा, इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा आपका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा सिंपली v d थीटा, जिसको अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देयरफॉर ये जो सिंपल सी चीज है, ये रिजल्ट अगर अपन देखो वेक्टर वाला रिजल्ट क्लियर था कि किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइटेबल रोटेशन दोगे तो उसके अंदर चेंज कितना आएगा, ये रिजल्ट अगर अपना क्लियर है, जो मैंने ऊपर ग्रीन कलर से पूरा लिखा है, तो ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है और छोटी मोटी डेरिवेशंस में तो चली जाता है, ये जैसे मैंने आपको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इससे निकाल के बता दिया, बट आगे भी
बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी ये रिजल्ट यूज होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन है कि इनफाइनाइटेबल क्यों लेते हैं? बिकॉज इनफाइनाइटेबल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इनफाइनाइटेबल लेने से फायदा ये होता है कि हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है, सी वैसे तो ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम आर डी थीटा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो कॉर्ड होती है एक तरह से सर्कल की। लेकिन अगर ये एंगल इनफाइनाइटेबल हो जाता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर्कल की जो आर्क लेंथ लोगे या जो ये सिंपल कॉर्ड की लेंथ लोगे, ये अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है। तो ये इनफाइनाइटेबल लेने का फायदा होता है अपने को। और ये बात है। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है जो याद रखना। देखो, एक छोटे से रिवीजन लेक्चर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू जस्टिस टू द एप्लीकेशंस ऑफ दिस रिजल्ट, लेकिन ये जो रिजल्ट है इसके बड़े खतरनाक बड़े बढ़िया एप्लीकेशंस होते हैं। और अभी अपने अपने प्रॉब्लम में इसको यूज करते हैं। देखो, अब अपने प्रॉब्लम में अपने को क्या निकालना था उसके ऊपर वापस आते हैं। अपना 3 पार्टिकल प्रॉब्लम था। ये 3 पार्टिकल प्रॉब्लम में अपने को निकालना था कि ये जो वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, अपने को ये निकालना था। तो अब आप देखो कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, बस खाली इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो देयरफॉर अपने को पता है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v d थीटा डिवाइडेड बाय dt। ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ध्यान से देखो कि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर v है, अगर उसका खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो चेंज होता है dv जो होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये आपका v d थीटा हो जाता है। वेयर v का मतलब हमेशा वेलोसिटी नहीं होता, v का मतलब है कोई भी वेक्टर है। कोई भी वेक्टर v का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है खाली, तो उसके अंदर जो चेंज होता है वो हो जाता है वेक्टर इनटू d थीटा। तो अगर अपने को यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा और मैं स्टेप वाइज लिखता हूँ। थोड़ा सा हमें पता है कि एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब ये चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं v d थीटा। तो देयरफॉर नाउ यू कैन से इसके मैग्नीट्यूड को, कि अपन बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा v d थीटा बाई dt। और अब d थीटा बाई dt तो अपने को 100% निकालना होता है। अब याद करो, ऊपर मैंने एग्जैक्टली ये थ्योरी बताई थी आपको कि ये d थीटा बाई dt कैसे निकालोगे। d थीटा बाई dt आप देखो, ऊपर अपन ने यही निकाला था। ये जो अपन बोल रहे थे यहाँ पे कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट d थीटा बाई dt के बराबर होता है। तो ये जो v परपेंडिकुलर है, ये जो बॉक्स में जो इक्वेशन है जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये d थीटा बाई dt अपने को सिंपली पता है। तो ये मैं इधर कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं उधर। कॉपी और इसको इधर पेस्ट कर देते हैं तो वी विल गेट अवर थिंग। ठीक है, ये इक्वेशन थी अपनी। तो अभी आप देखो क्या चीज है, अपने को d थीटा बाई dt चाहिए था। तो ये d थीटा बाई dt अपने को पता है, ये हो जाएगा v√3/2। और ये r को नीचे लेके आ जाओ बस। ये d थीटा बाई dt है और एक v इधर बाहर था, तो ये v को आप और मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ये मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है v²/2r इंटू √3। और यू कैन सी r अपने को पता ही है, तो बस r की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। r भी हमने ऊपर निकाला था, इफ यू रिकॉल, L-3v/2 इंटू t, ये आपका r होता था। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा इस तरह से। और इसी एक्सेलरेशन को इफ यू रिकॉल अपन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो सेम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता था वो ये होता था। अब इसमें क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से जो चेंज आता है उसको अपन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ गया है। इस पार्टिकल का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इतना होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई पूछता है तो ये 0 होगा, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड के चेंज की वजह से आता है, वो 0 होगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका इस तरह से। तो ये सारी बातें हैं और इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। डायरेक्शन चाहिए
तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा. सो दैट इज वन थिंग. यू कैन चेक जो रिजल्ट्स आपने निकाले हैं वो आप चेक कर सकते हो वेदर योर रिजल्ट वाज राइट और नॉट. और अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर अपन ने तो क्या किया, हमने सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज कर लिया है. इसमें क्या गलती है? इससे रिजल्ट दे आर सेइंग कि इससे रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है. बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज इसमें आर क्या होता था, ये आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था ना. अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के अंदर जो आर होता था वो तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था. अपना आर क्या है? अपना आर तो ये है. अपन जिस किस चीज को आर बोल रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को अपन आर बोल रहे हैं. तो देयरफॉर आप ये चीज यूज नहीं करोगे. ये चीज यूज करके आप सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अपने को पता ही नहीं है. तो देयरफॉर अगर किसी ने ये चीज यूज करी है तो ये ठीक नहीं है. हालांकि अपन इसका यूज अभी नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं. इफ यू रिकॉल, मैंने आपको ये बोला था बिल्कुल लास्ट तक अपन जाएंगे और अपन ये भी निकालेंगे कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा. अपन ये सब निकालने वाले हैं. तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम यही इक्वेशन यूज करेंगे कि अगर आपको ये चाहिए कि इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो एक जनरल पॉइंट पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है आरसी, तो अपन ये आराम से डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आरसी है, इस पार्टिकल की स्पीड मान लो अगर v है, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आरसी. implies that rc is v square by centripetal acceleration. और ये जो हमने ऊपर निकाला था ये और कुछ नहीं है, ये अपना सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ही है. तो इस पूरे को इधर उठा के डाल दो, v स्क्वायर रूट 3 बाई 2 l माइनस 3 vt बाई 2 इत्यादि जो भी है ये सब आप डाल दो यहाँ पे. तो दिस मीन्स दैट आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आराम से मिल जाएगा बाय कैंसिलिंग ऑल द यूजलेस थिंग्स. ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनली मिल जाएगा. ये बात है. सो दीज आर द थिंग्स. और इसमें देखो, इसमें तो मैंने आपको 4-5 चीजें निकाल के बता दी है. जनरल टाइम टी पे आर कितना होगा, थीटा कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रिपेटल टेंजेंशियल बोथ, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया है. बट वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस थ्योरी, आप इसमें जो मर्जी है वो निकाल सकते हो. वो आपको अब जरूरी नहीं कि ये 4 चीजें ही पूछेंगे. ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने इतना डिटेल में डिस्कशन कर लिया, इतना डिटेल में अगर आप समझ गए हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको जो पूछेंगे वो इसमें से ही पूछेंगे. बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी पूछते हैं तो नाउ यू कैन टैकल दिस थिंग. और उसके बाद ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा तब क्या होगा. तो फिर ठीक है, वो कुछ और होगा. उसके इसमें कुछ अलग ही एनालिसिस हो जाएगी, तो उसमें अभी अपन नहीं जाते हैं. और ठीक है, तो ओके चलो ठीक है. सब स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर आप डबल रोटेशन भी पढ़ाने वाले थे, जो 2 चीजें घूमती है उसका क्या हुआ. चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अपने पास अभी थोड़ा टाइम तो है, तो अपन चाहे तो वो डबल रोटेशन भी देख सकते हैं. वैसे तो कोई बुराई नहीं है, देख लेते हैं. डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं तो वो देख लेते हैं, और अगर अपने को डबल रोटेशन देखना है तो अपन वो देख लेते हैं. बिकॉज आई एम हियर टिल 8:30. तो अगर 8:30 तक आपको कुछ डाउट्स पूछते हैं तो वो बता दो, नहीं तो अपन ये देखेंगे, देख लेते हैं कि ये डबल रोटेशन का फंडा क्या होता है. मतलब मैंने कोड बना दिया है इसमें, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका क्या फंडा होता है, ये एक चीज होती है. चाहिए तो अपन ये भी देख लेते हैं. और ये जो डबल रोटेशन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं लोग 2 बार एटलीस्ट, जेई में क्वेश्चन पूछ चुके हैं. तो सी प्रॉब्लम है इसकी, फिजिक्स के पेपर का लेवल अच्छा रहता है. एटलीस्ट पास्ट 5 इयर्स में देखोगे तो एडवांस में फिजिक्स का लेवल अच्छा रहता है. और कई बार थोड़ा सा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस खाली बेस लेवल के प्रिपरेशन करके छोड़ देते हैं. एचसी वर्मा करके खाली छोड़ दिया. एचसी वर्मा करके कभी भी एडवांस की प्रिपरेशन नहीं होती है पूरी. मेंस के लिए सफिशिएंट है, बट एडवांस के लिए वी हैव टू टेक द प्रिपरेशन टू सम डिफरेंट लेवल. तो चलो अभी अपन
इसको ही देखते हैं, डबल रोटेशन ऑफ अ कोन। देखो कोन के थ्रू मैं एक थ्योरी बताने वाला हूं, लेकिन ये थ्योरी जो मैं बताऊंगा ये खाली कोन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये इन जनरल हर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। किसी भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे सबके लिए ये चीज चलेगी, लेकिन कोन के थ्रू थोड़ा सा विजुअलाइज अच्छे से होता है, तो इसलिए अपन कोन को लेके चल रहे हैं। सी सिचुएशन ये है पहले तो कि मैंने क्या किया है, देखो मैंने कोन का जो टिप है इसको फिक्स कर दिया है। ऐसे यहाँ पे एक मैंने कुछ सपोर्ट लगाया है, सपोर्ट के ऊपर कोन का जो टिप है इसको मैंने फिक्स कर दिया है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करने वाला। और उसके बाद मैं कोन को रोल करने वाला हूं। तो अब आप देखो कि अगर आप टिप को फिक्स कर दोगे, आप टिप को अगर फिक्स कर दोगे और कोन को घुमाओगे, तो एक तो कोन आपका ऐसे तो घूमेगा ही, यू तो घूमेगा ऐसे, और इसके साथ साथ कोन ऐसे भी जाएगा, यू इस तरह से भी रोटेट करेगा। तो अगर इस फिगर के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, तो फिगर के अंदर कोन का रोटेशन, इस तरह के रोटेशन को ये लोग डबल रोटेशन बोलते हैं। अगर आप कोन को घुमाओगे तो कोन ऐसे तो घूमेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जब ग्राउंड के ऊपर ये मूव करेगा, तो ग्राउंड के ऊपर जब ये रोल करेगा, तो ये जो वर्टिकल एक्सेस होती है, ये वर्टिकल एक्सेस के अराउंड भी कोन घूमना शुरू करेगा। तो कोन ऐसे ऐसे भी घूमेगा, और इसके साथ साथ कोन आपका अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा, तो यू भी जाएगा। और इस तरह के रोटेशंस को ये लोग डबल रोटेशन या डबल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और मान लो कोन की अपनी एक्सेस के अबाउट एंगुलर स्पीड है ओमेगा 1, और जो वर्टिकल एक्सेस है उसके अबाउट पूरा का पूरा कोन घूमता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। मान लो ये सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि ये डबल रोटेशन किस तरीके से हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि कोन ही हो, कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहो तो ऐसे और ऐसे दोनों तरह के रोटेशन साथ में दे सकते हो, दोनों तरह से घुमा सकते हो। तो हमने सर्कुलर मोशन में भी देखा होगा कि ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मान लो सपोज आपको कोई बोलता है कि अब ये कोन की जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी है ये कितनी होगी, तो अपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा कि कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है ऐसे, तो ये अगर मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये स्क्रीन के बाहर आपकी जेड एक्सिस आ रही है। कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन करती है ऐसे, तो आपने देखा होगा कि दैट ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होता है ऐसे। राइट हैंड थंब रूल से आता है कि जो जिस सर्कल के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, उस सर्कल की एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में आपका ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो ये चीज सर्कुलर मोशन की मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। और अब यहां पे आप देखो कि अगर मान लो कोन का खाली ओमेगा 1 वाला सर्कुलर मोशन हो रहा होता सपोज, तो ओमेगा 1 वेक्टर का डायरेक्शन ये होता। ठीक है, यू माइट से कि ऑपोजिट भी हो सकता है, पर उसमें अभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे डिपेंड करेगा। लेकिन ओमेगा 1 वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आपका कोन की एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ओमेगा 2 वेक्टर का डायरेक्शन आपका, ये आपका जो जेड एक्सिस टाइप की होती है, इस डायरेक्शन में आपका ओमेगा 2 वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो अगर आपको ये चाहिए कि कोन की टोटल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो ये ओमेगा 1 वेक्टर और ओमेगा 2 वेक्टर, इन दोनों एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर सम करके आपको कोन की टोटल एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो पहली चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डबल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है या डबल रोटेशन कर रहा होता है, तो उसका जो टोटल ओमेगा होता है, ये दोनों ओमेगास का वेक्टर सम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अपन 8th 9th 10th में देखते थे, हम खाली वन डायमेंशनल मोशन देखते थे कि कोई पार्टिकल अगर खाली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और इसकी वेलोसिटी मान लो सपोज 10 मीटर्स पर सेकेंड है, तो अपन बोल देते हैं कि इसकी वेलोसिटी 10 है। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे टेढ़ा जा रहा है और इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, 10 इधर है और 5 इधर है, तो अपन ये बोल देते हैं कि जो टोटल वेलोसिटी है ये हो जाएगी 10i कैप प्लस 5j कैप। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि सिंपल सर्कुलर मोशन होता था तो उसमें पूरा का पूरा रोटेशन एक ही एक्सिस के अबाउट होता था, तो अपन उसकी ओमेगा को सिंपल ओमेगा बोल देते थे। लेकिन अगर डबल रोटेशन है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन की तरह है, जो टोटल ओमेगा होगी वो इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस का वेक्टर सम लेके आ जाएगी। दैट इज वन थिंग। तो और बाकी आप देख लो
कि अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ऑब्वियसली, तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली टोटल ओमेगा का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर का रूट। अगर कोई आपको बोलता है कि इस कोन की टोटल एंगुलर स्पीड कितनी है, तो वो एंगुलर स्पीड आपकी इस तरह से आ जाएगी। दैट्स प्रीटी इजी। मतलब ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, और इसमें तो कोई खास बड़ा कंसेप्ट था नहीं। अब जो कंसेप्ट आता है वो नेक्स्ट आएगा आपको। जैसे एरोडोव ने भी ये क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, इनफैक्ट फिगर भी एरोडोव वाली यही है। तो एरोडोव ने सबसे पहले तो ये बोला है कि इस कोण की टोटल ओमेगा निकालो, तो बच्चे टोटल ओमेगा निकाल के खुश हो जाते हैं कि भाई एरोडोव सॉल्व हो गई। फिर एरोडोव का इसका बी पार्ट आता है क्वेश्चन का बी पार्ट ये बोलता है कि ये जो कोण घूम रहा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये क्वेश्चन जब मैंने सबसे पहली बार देखा था तो मैंने सबसे पहले इसका आंसर लिखा था 0, बिकॉज एरोडोव ने साफ साफ कहा था कि कोण को मैं इस तरह से रोल कर रहा हूं सच दैट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर बोथ कांस्टेंट, दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। तो ये ओमेगा 1 भी कांस्टेंट है, ये ओमेगा 2 भी कांस्टेंट है, और हमें ये पता है कि जो अल्फा होता है ये तो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। अब अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों ही कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली अल्फा 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला आइडिया तो यही आता है कि इस क्वेश्चन में तो अल्फा 0 होना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली आप एरोडोव का आंसर्स पेज पलट के आप देखो, आंसर्स में आपको अल्फा 0 बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद अगर थोड़ी सी और डिटेल में सोचते हैं तो अपन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम में ध्यान से देखो कि ओमेगा 2 तो कांस्टेंट है, ये अपन बिल्कुल मान रहे हैं। ध्यान रखना दैट ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओमेगा 2 को अगर आप देखो तो ओमेगा 2 का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड है। लेकिन ओमेगा 1 प्रॉब्लम करेगा। ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मानते हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये फिगर का मैंने आपको साइड व्यू दिखाया है। अगर आप इसको ऊपर से देखो, इसको टॉप व्यू देखोगे अगर, तो टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये कोण अभी इधर है, जब इधर है तो ओमेगा 1 का डायरेक्शन ऐसे है। जब थोड़ी देर में कोण इधर आ जाएगा तो ओमेगा 1 का डायरेक्शन ऐसे होगा। फिर थोड़ी देर में कोण इधर आ जाएगा तो ओमेगा 1 का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ध्यान से देखो कि ओमेगा 1 वेक्टर जो है, ये ओमेगा 1 वेक्टर आपका कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन में चेंज होता जा रहा है। ये इस तरह से आपका ओमेगा 1 वेक्टर हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और ओमेगा 1 वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, सिंस इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। तो देयरफॉर जो अल्फा आता है वो ओमेगा 1 वेक्टर के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अल्फा आता है। ये इस प्रॉब्लम की या इन जनरल डबल रोटेशन की खास बात है कि ओमेगा 2 बड़ा चालाक है। ओमेगा 2 का मतलब है, आप ये देखो कि जो ये वाला सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओमेगा 1 का जो घूमना है, ये वाला जो मोशन चल रहा है आपका, एक मिनट, ओमेगा 1 जो घूम रहा है ऐसे, ये ओमेगा 2 की वजह से घूम रहा है। अगर कोण का ये वाला मोशन नहीं होता, खाली अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता कोण का, तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ओमेगा 2 होने की वजह से ओमेगा 1 का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इस वजह से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। और ये फीचर आप ध्यान से देखो, ये आपको डबल सर्कुलर मोशन में ही दिखेगा, ये सिंगल सर्कुलर मोशन में नहीं दिखेगा, बिकॉज उसमें तो खाली एक ही ओमेगा होता है। डबल वाले में एक ओमेगा जो है वो दूसरे ओमेगा के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये चक्कर है। और चलो, कई बच्चे समझ भी गए हैं और आंसर भी निकाल दिया है। वेदांत, जो आपने आंसर दिया है ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और एक दो बंदों ने और ये डायरेक्शन आंसर दिया है, सो दैट इज आल्सो राइट, दैट्स गुड। और अब इसको अपन आगे खत्म करते हैं प्रॉब्लम को, या कंसेप्ट को रादर। इट्स नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम, इट्स प्रॉपर बिग कंसेप्ट। तो अभी आप देखो, हमें ऊपर ओपन ने निकाला था कि अगर कोई वेक्टर है v और उसको d थीटा एंगल से रोटेट कर देते हो,
तो उस वेक्टर के अंदर जो चेंज होता है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है वी डी थीटा। याद करो, ये मैंने उस समय भी बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत यूज होता है अच्छे क्वेश्चंस में, तो इसको अपन यूज करते हैं। यहां पे अपना वेक्टर कौन है? यहां पे अपना वेक्टर है ओमेगा 1। तो अगर ओमेगा 1 को आप डी थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो ओमेगा 1 के अंदर जो चेंज आएगा डी ओमेगा 1 जो आएगा ये हो जाएगा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। और डी थीटा क्या है? डी थीटा का मतलब है ये ओमेगा 1 जितने एंगल से रोटेट कर गया है, दैट एंगल इज बीइंग कॉल्ड डी थीटा हियर। तो देयरफॉर अब अगर अपने को अल्फा चाहिए तो अब प्रॉपरली बिल्कुल लिखते हैं अभी, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा वेक्टर। पूरे कोण का जो टोटल ओमेगा है ये है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 वेक्टर्स। दिस विल बी डी ओमेगा 1 बाई डी टी प्लस डी ओमेगा 2 बाई डी टी। अब हमें पता है कि ओमेगा 2 का तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ये तो पूरा ही जीरो है। तो देयरफॉर अल्फा को कौन क्रिएट करने वाला है? अल्फा को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है खाली ओमेगा 1 की। तो अल्फा वेक्टर विल बी इक्वल टू डी ओमेगा 1 बाई डी टी, आप बोल सकते हो। और हमें पता है कि अब ये चीज अपने को पता है, इसको अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप अ लिटिल बिट। तो अल्फा का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डी ओमेगा 1 अपॉन डी टी। तो और ये अपने को पता है, इसकी जगह अपन ओमेगा 1 डी थीटा रख सकते हैं और आता है नीचे डी टी। और फर्दर आप देखो ये डी थीटा बाई डी टी कितना है? ये डी थीटा क्या था? ये डी थीटा का मतलब था कि ओमेगा 1 वेक्टर जितना रोटेट कर जाएगा, ये आपका डी थीटा है। अब आप खुद ही देखो कि ओमेगा 1 को रोटेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी? कोण का जो ये वाला मोशन हो रहा था, ये वाले मोशन की एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 थी। तो दिस ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो देयरफॉर अब फाइनली एट द एंड ऑफ द डे ये डी थीटा बाई डी टी की जगह में ओमेगा 2 रख दूंगा, ये बात है। तो देयरफॉर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है ये डेरिवेशन ही है, प्रॉपर डेरिवेशन है कि अगर अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका जो अल्फा आता है इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये आपका रिजल्ट है। जनरली इसका डायरेक्शन नहीं पूछते, अगर डायरेक्शन पूछेंगे भी तो अपन निकाल सकते हैं अपनी थ्योरी से, डायरेक्शन भी आराम से निकाल सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड चाहिए एटलीस्ट तो अपने को मिल जाता है ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। सॉरी, I'll now have a look at the chat and see कि कुछ डाउट है किसी के, तो वो देखते हैं इसमें। हाँ, डायरेक्शन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, डायरेक्शन आपका ओमेगा 1 के परपेंडिकुलर आएगा। डायरेक्शन बड़ा अजीब सा आता है, तो डायरेक्शन आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट वी आर प्राइमरीली नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। अपना मैग्नीट्यूड आ गया, अपन उससे ही खुश है। सो ओके, चलो तो अपना सब्जेक्ट का काम तो हो गया है। कुछ बच्चे और थोड़ी बहुत कुछ चीजें पूछ रहे हैं कि is HC Verma not sufficient for advanced? The answer is no. HC Verma is necessary. It's a nice book to begin with. बट खाली HC Verma करके आप पुराने एडवांस के क्वेश्चंस देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछ चुके हैं और इसका एक बड़ा भाई भी पूछा। एडवांस में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था जिसमें कोन को ऐसे टेढ़ा रख के भी कुछ तो घुमा रहे थे, ऐसा कुछ मोशन कर रहे थे। चलो वो मैं नहीं बता रहा अभी, लेकिन HC Verma is necessary for advance but it is not sufficient at all. तो HC Verma के ऊपर भी अपने को करना होगा। अब उसमें आप मॉड्यूल कर सकते हो, एरोडोव कर सकते हो, या जो मैं असाइनमेंट्स देता हूँ वो कर सकते हो, बट खाली HC Verma करके अगर आप बैठ जाओगे तो खाली आपकी मेंस की प्रिपरेशन होगी। दैट इज वन थिंग। और बाकी कुछ चैप्टर्स जरूर ऐसे हैं जो HC Verma में अच्छे दिए, जैसे HC Verma में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अच्छा दिया है,
तो हीट एंड थर्मो अगर आप HCV से कर लोगे प्लस लेकिन मॉड्यूल तो करना पड़ेगा, तो वो आपका फिर सफिशिएंट काम हो जाएगा। एरोडोव इज आल्सो नॉट नेसेसरली गुड फॉर ऑल दी चैप्टर्स, ये अपनी शायद लास्ट टाइम भी बात हुई थी। सी, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके कोचिंग के टॉपर ने 2 बुक्स का नाम लिया है तो आपको वही 2 करनी है। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब वेदांत का इंटरव्यू हुआ था तो उसने शायद HC वर्मा और एरोडोव 2 बुक्स की बात करी थी, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली वही 2 बुक्स करोगे हर चैप्टर के लिए। तो वो तो उसने करे थे, और वो भी अब इंटरव्यू में थोड़ी उसके पास इतना टाइम होता है कि वो आपको बताएगा एग्जैक्टली कि एरोडोव इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नहीं है। तो एरोडोव भी हर चैप्टर अच्छा नहीं दिया एरोडोव में। जैसे अगर आप रे ऑप्टिक्स देखोगे तो रे ऑप्टिक्स एरोडोव में बिल्कुल भी जेई के रेलेवेंट नहीं दी है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स देखोगे, वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छी दी है। मैकेनिक्स भी अगर आप देखोगे तो मैकेनिक्स में कुछ काम की चीजें दी है, लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें एरोडोव ने क्वेश्चन ही नहीं दिए उसके ऊपर। तो इसीलिए एरोडोव मैं सीधे रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज एरोडोव हर चैप्टर के लिए अच्छी नहीं है। जैसे थर्मल एक्सपेंशन है, कैलोरीमेट्री, आपको एरोडोव में कोई काम की चीज नहीं मिलेगी थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री की, लेकिन केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एज सच हर चैप्टर के लिए अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अलग अलग चलना होता है। इट इज बेस्ट कि जो भी आपको, आप जिस भी बैच में हो, उस बैच में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उनकी बात सुनो, और वो आपको हर चैप्टर वाइज बताते जाएंगे कि इस चैप्टर के लिए कौन सा सही सोर्स है। यस, यू आर राइट अनीश, दैट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सिंगल बुक, बिकॉज अगर एक बुक होती जिसमें सब कुछ अच्छा दिया होता फिर तो अपनी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो जनरली एक सेफ रास्ता ये रहता है कि आप HCV करो और मॉड्यूल कर लो। HCV प्लस मॉड्यूल कर लोगे तो आपका एक एडवांस में भी एक अच्छी रैंक के आसपास आप पहुंच जाओगे। लेकिन वही है कि अगर आपको बिल्कुल टॉप रैंक चाहिए तो फिर HCV और मॉड्यूल के बाद और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको साइड बाय साइड बताते जाएंगे, बिकॉज वो फिर रास्ता अलग अलग चैप्टर्स के लिए फिर आपको अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है। तो चलो एक बार और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसको मैं आंसर कर देता हूं पहले। एक क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अभी कि ये जो डी थीटा बाई डी टी है, ये डी थीटा बाई डी टी को मैंने ओमेगा 2 कैसे लिख दिया है, ये एक डाउट आ रहा है। तो ये मैं आपका आंसर कर देता हूँ। बिल्कुल देखो, यू विल सी कि इस फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। यू विल सी कि ओमेगा 1 का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा था। देखो, इसका आंसर तभी समझ में आएगा जब पहले एक बार अपन ये समझेंगे कि ये फिगर का टॉप व्यू मैंने कैसे बनाया है। ये जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, प्रिंटेड फिगर जो है, ये इसका साइड व्यू है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये जो मैंने बीच में टॉप व्यू बना रखा है, ये आपको दिखेगा। यू विल सी कि ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको कोन दिखेगा। शुरू में कोन की एक्सेस ऐसे दिखेगी, थोड़ी देर बाद कोन आपका इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर इस पोजीशन में आ जाएगा। यू विल सी कि जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 का मतलब है कि कोन का जो खुद का रोटेशन, इट्स डिफिकल्ट टू सी इट लाइक दिस, लेकिन कोन का जो ये खुद का रोटेशन हो रहा है ऐसा, ये रोटेशन की वजह से जो एंगुलर स्पीड है ये ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 1 आपकी अभी ऐसे है, फिर ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन डायरेक्शन। और ओमेगा 1 वेक्टर अगर मान लो टाइम t के ऊपर इधर है और dt टाइम बाद आपको ओमेगा 1 इधर हो जाता है, ये वाला डायरेक्शन हो जाता है सपोज, तो dt टाइम में ओमेगा 1 हैज रोटेटेड बाय एन एंगल d थीटा, और ये d थीटा बाय dt जो होता है, सॉरी, ये जो d थीटा होता है, ये d थीटा बाय dt जो होता है ये आपका ओमेगा 2 होता है। बिकॉज आप देखो कि ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो लाइन है ये आपकी z एक्सिस है, और z एक्सिस के अराउंड जो सर्कुलर मोशन हो रहा था, यही सर्कुलर मोशन तो एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 वाला था। तो अगर कोई आपका जो कोन है, कोन की एक्सिस जितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही थी अबाउट वर्टिकल, दैट एंगुलर स्पीड वाज ओमेगा 2। तो दिस ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और ये मैंने आगे लास्ट में यूज किया है। ओके, चलो ठीक है, आई थिंक पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो बुक्स को लेके कई सारे डाउट रहते हैं बच्चों के, और अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आई विल जस्ट से कि आपके बैच में जो टीचर्स आपको बुक्स बता रहे हैं आप उसके हिसाब से चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज
देखो कई बार ये भी होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो या टीचर्स कई बार स्टूडेंट के हिसाब से भी कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। तो अब जैसे लेट्स से कि मान लो सपोज मेरे से कोई ऐसा बच्चा आके पूछता है जो मान लो सपोज बीटी का टॉपर है, वो मेरे से आके पूछता है कि सर ये सब तो मैंने कर लिया, अब आप बताओ और कौन सी बुक करनी है। तो हो सकता है कि मैं उसको फिजिक्स ओलंपियाड की भी बुक दे दूं कि भाई तू ये कर ले, तू सब कुछ कर चुका है तो तू ये कर ले। लेकिन वही मेरे से बिल्कुल कोई ऐसा बंदा पूछता है जिसकी रैंक मान लो 800 आ रही है, वो पूछता है कि सर कौन सी बुक करूं, तो मैं उसको फिर ज्यादा नहीं बोलूंगा, उसको ये बोलूंगा कि भाई तू एचसी वर्मा ही कर ले। बिकॉज अब उसको मैंने इधर उधर की बुक्स बता दी तो फिर वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपके रिस्पेक्टिव बैचेस के अंदर जो टीचर्स बता रहे हैं आप उसको फॉलो करो। थोड़ा बहुत मैं आपको जनरल आइडिया जरूर दे देता हूँ कई बार कि कई बार बच्चे अपना टारगेट बहुत लो सेट कर लेते हैं, कहते हैं बस एचसी वर्मा कर ली तो काम हो गया। तो ये मैं आपको भी फिर भी बता देता हूँ कि एचसी वर्मा से मेंस का काम हो जाएगा, आपका एडवांस का काम नहीं होगा। तो अगर आप अभी खाली एचसी वर्मा कर रहे हो और आपकी रैंक्स वगैरह मान लो बहुत नीचे आ रही है लेट अस से फॉर एग्जांपल, तो आप उसको एकदम से मत जंप करो कि एकदम से कोई खतरनाक बुक ले ली उस पर मत जंप करो, बट धीरे 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 ग्रेजुअली अपने माइंड में रखो कि आपको एक और ऊपर के लेवल पे जाना है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ गुड रैंक इन जेई एडवांस्ड। और रिजुल इज आस्किंग कि ओमेगा 1 रोटेट कर रहा है, हाँ बिल्कुल सही रिजुल, एग्जैक्टली यही मैं आपको समझा रहा था कि इस पूरे प्रॉब्लम में ओमेगा 2 कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा 2 के होने की वजह से, ओमेगा 2 के प्रेजेंस की वजह से ओमेगा 1 वेक्टर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। तो यही सारा खेल है इस प्रॉब्लम का। बट चलो गाइस 8:40 आई हैव अनदर क्लास, तो मेरे पास अभी नेक्स्ट क्लास के लिए 8 मिनट बचे हैं, तो आई थिंक आई विल टेक योर लीव नाउ। सो चलो, आई होप वी हैड अ नाइस सेशन। और ऑल्दो ये वाली क्लास थोड़ी सी टफ जरूर हो गई थी, मेरे को भी लग रहा था कि ये थोड़ी सी टफ हो गई है, बिकॉज इसमें सर्कुलर मोशन की बहुत सारी चीजें मैंने पुरानी चीजें एज्यूम भी कर ली थी। बट चलो, फ्रॉम द रिस्पॉन्स आई कैन सी दैट यू गाइस एंजॉयड द लेक्चर। तो चलो, आई थिंक आई विल टेक योर लीव नाउ। नेक्स्ट क्लास में अपन और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। ओके।